हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कविश आईएएस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हमारे जो अभी फिलहाल में यूपीएससी मेंस के जो एग्जाम चल रहे हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जीएस पेपर थर्ड, और उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस को लेकर के। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो अपनी प्रिपरेशन और अपना मेंस एग्जाम 2026-2027 में देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो, यूपीएससी का एग्जाम कोई टफ एग्जाम नहीं होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि टफ नहीं है, टफ है, बट एक सही स्ट्रेटेजी, एक सही गाइडेंस और सही प्लानिंग के साथ किया जाए तो ये कोई टफ एग्जाम नहीं है, इसको अप्रोच किया जा सकता है। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये एक ओवरव्यू वीडियो होने वाला है, जिसमें आप जानोगे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, कैसे कीवर्ड्स क्वेश्चंस के अंदर से फाइंड आउट करें, कैसे उन कीवर्ड्स को लेकर के आंसर का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करें और अपना एक मेंस आंसर राइटिंग करें। और मेंस आंसर राइटिंग इज मस्ट फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स। आपको एग्जाम्स में प्रिपरेशन में, खास करके यूपीएससी के प्रिपरेशन में, आपको आने से पहले ही मेंस की तैयारी जो है उसको दिमाग में रख करके ही आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जो कि हमारे इन्वायरमेंट में आए हैं, और उसको जरा डिस्कस करेंगे ब्रीफली और एक ओवरव्यू लेंगे कि क्वेश्चन था कैसा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है व्हाट इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, What is the potential role of CCUS in tackling climate change? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये क्वेश्चन है और वो पूछा है आपसे CCUS। CCUS जो है वो क्या है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये होता क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। अब इसकी रिलेवेंसी आप खुद समझ सकते हो कि आजकल हमारे देश में, हमारी दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आ गया है। ये इतना बड़ा डेविल बन करके आ गया है कि हमारे प्लेनेट ही हमारा खतरे में है। अब हमारे पास एक ही अर्थ है, दूसरा अर्थ तो है नहीं। तो इसके लिए CCUS ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या होता है? कार्बन कैप्चर। ठीक है, आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है आपका क्लाइमेट चेंज। और आप लोग खुद बताओ, क्लाइमेट चेंज जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो गैस है वो है CO2। इसी की वजह से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और CO2 को कैप्चर कैसे किया जाए, यही आपका पहला क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है। तो कैप्चर कैसे कर सकते हैं? इसके दो मेथड है। या तो आप सोर्स से कैप्चर कर लो, जहां से CO2 सबसे ज्यादा बाहर आ रहा हो वहीं से इसको कैप्चर कर लिया जाए। एग्जॉस्ट, जहां पर जो इंडस्ट्रीज के एग्जॉस्ट होते हैं, जहां से CO2 इमिशंस होते हैं, वहां पर फिल्ट्रेशन करके इसको कैप्चर कर लिया जाए सोर्स के पास ही। या फिर एक और तरीका है डायरेक्टली। ठीक है, या तो डायरेक्टली उसको कैप्चर कर लिया जाए। डायरेक्टली कैसे कैप्चर कर लें? हवा से कैप्चर कर लें। इस तरह की भी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिससे हम लोग डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं। फिर है अगला चीज यूटिलाइजेशन। पूछ रहा है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर आपने जब कार्बन को स्टोर कर लिया, आपने कार्बन को कैप्चर कर लिया, तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करना होगा। कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है? हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फ्यूल में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस मेथनॉल, ठीक है, और प्लस CO2, इसको कंबाइन करके हम एक फ्यूल बना सकते हैं, एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। एज फर्टिलाइजर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एज बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल किए जा सकते थे और आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे लिख सकते थे। इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ एल्गी बायोप्रोडक्ट्स बना सकते थे इसके हम लोग, और इस तरह से इसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये सब इसके यूटिलाइजेशन है, डिफरेंट यूटिलाइजेशंस। तो अब इसका स्टोरेज, इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं हम लोग कार्बन को? तो देखो,
कार्बन को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, उसका यूटिलाइजेशन भी कर लिया, एंड अगर हम लोग को उसको स्टोर करना होगा तो उसको जमीन में ही स्टोर करना होगा, यानी लैंड के अंदर में उसको स्टोर करना होगा, जमीन में उसको अंदर स्टोर करना होगा। और कैसे करेंगे? जो ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर उसको, यानी कोई पुरानी डिप्लीटेड ऑयल फील्ड है, ऑयल रिजर्व है ना, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? इस CO2 को इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्ट करके उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, इंजेक्ट करके उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं हम लोग उस CO2 को। तो इसको हम लोग डायरेक्टली या तो स्टोर कर दें हम लोग लैंड के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको स्टोरेज में ये क्लाइमेट चेंज में कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो देखो अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तो 2050 तक अगर CCUS को अगर अच्छे से इंप्लीमेंटेशन किया गया तो 10 से लेकर के 15% तक CO2 इमिशंस कम हो जाएंगे, CO2 इमिशंस कम हो जाएंगे। और आपको मालूम है एक बार अगर CO2 इमिशंस कम हो गए तो हमारा जो अर्थ का जो ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको हैंडल करना था। देखो CCUS के बहुत सारे ऐसे भी हैं, इसको इंप्लीमेंट करना इजी भी नहीं होने वाला है, बिकॉज CCUS को इंप्लीमेंट करने के लिए पहली बात तो ये बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कॉस्ट इसमें ज्यादा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। तो ये सब कुछ पहलू हैं जो आपको दिमाग में ध्यान में रखने पड़ेंगे बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि कीवर्ड्स क्या हैं, फिर आपको ये क्वेश्चंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, क्वेश्चन कर ले जाओगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सी वाटर इंट्रूजन in the coastal aquifer is a major concern in India. What are the causes of sea water intrusions and remedial measures to combat this hazard? अब पूछ रहा है कि सी वाटर इंट्रूजन। अब आप खुद देखो सी वाटर, इसमें पहला हमारा देखने को कीवर्ड मिल रहा है सी वाटर इंट्रूजन। कहां पर? कोस्टल एक्वाफर्स में। इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न है, ठीक है। और सी वाटर इंट्रूजन जो है इसके कॉजेज क्या है, कॉजेज पूछ रहा है और रेमेडियल एक्शंस पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन था। तो पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है कोस्टल एक्वाफर्स में सी वाटर इंट्रूजन हो कैसे रहा है। इंट्रूजन हो कैसे रहा है? ये बेसिकली हो रहा है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन यानी कि अधिकतर मात्रा में जो हम लोग ग्राउंड वाटर से जो पानी निकाल रहे हैं। अब इस तरह की समस्याएं आपको कहां देखने को मिलेगी? उन जगहों पे देखने को मिलेंगी जो इंडिया की कोस्टल लाइन से टच्ड एरिया हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये जगह, ये समस्या आपको देखने को मिलेगी गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। ये सारे जो हमारे स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरियाज के पास में हैं, उनके पास आज एक ही समस्या है कि उनके यहाँ पर जो जमीन है उसके अंदर का अंडरग्राउंड वाटर है, उस वाटर के अंदर ओशियन का, सी का पानी अंदर आ जा रहा है, जिसकी वजह से वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। अब आप खुद सोचो कि पानी तो एक ऑलरेडी हमारे धरती पे कम है, उसमें पानी अगर सी वाटर इंट्रूजन कर जाए तो वो वानी हो जाएगा, आपका सलाइन वाटर हो जाएगा, और वो पानी फिर पीने लायक नहीं रहेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? उसमें मैंने आपको बताया कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से, ठीक है, एक्सेस जो हम लोग ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर दे रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है ना। फिर उसमें सबसे बड़ा रोल क्लाइमेट चेंज का भी है। क्लाइमेट चेंज, अब पूछोगे आप क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे हो रहा है? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज कर रहा है, ओशियंस का लेवल बढ़ रहा है ना, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ओशियंस का लेवल राइज हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा? जब पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो वो ये जो हमारा ओशन का प्रेशर है, जब ये इंक्रीज करेगा तो ये अपना प्रेशर कोस्टल रीजन्स के ऊपर डालेगा और वहां पर ग्राउंड वाटर के अंदर में कोस्टल का पानी यानी ओशियंस का पानी इजीली पेनिट्रेट करके चला जाएगा। और क्या क्या रीजन है इसके अंदर? यहां पर आप देखिए तो अर्बनाइजेशन इसका और भी बड़ा रूप है। अर्बनाइजेशन भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अर्बनाइजेशन का यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, और अर्बनाइजेशन ने क्या किया है, वहां पर ज्यादा दबाव डाला है।
जिसकी वजह से वहां पर आप देखोगे तो कोस्टल रीजन्स के अंदर में आप देखोगे कि वहां पर जो ग्राउंड वाटर लेवल का जो पानी है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या है? माइनिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो अगर कोस्टल रीजन्स में हो रही है तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का भी खतरा बढ़ते जा रहा है माइनिंग की वजह से। अब इसके रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, तो आप बता सकते थे इसको दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन EIA यानी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ऐसे कोई भी कंस्ट्रक्शन, ऐसी कोई भी माइनिंग एक्टिविटी जो वहां पे चल रही हो उसका स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना चाहिए और इफिशिएंट और इफेक्टिवली इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। दूसरा, इसका हम लोग कर सकते थे एफॉरेस्टेशन से, यानी एफॉरेस्टेशन से कैसे होगा, यानी ग्रोइंग ऑफ मैंग्रोव ट्रीज। अगर मैंग्रोव ट्रीज अगर उनको वहां पे लगाया जाए कोस्टल रीजन्स के पास में, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो हो रहा है कोस्टल एरियाज में, उन पे रोक लगेगी। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको कर सकते हैं रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कर सकते हैं? जैसे कि हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको अगर हम लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? अगर हम लोग जो ग्राउंड वाटर है उससे प्रेशर हटा करके ज्यादा से ज्यादा पानी अगर रिवर्स और कैनाल से यूज करें तो वहां पर क्या होगा, उसके ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। तो ये सब चीजें थी जिनको आप मेंशन करके लिख सकते थे, बता सकते थे, जिसकी वजह से आपका आंसर एक यूनिक आंसर बन सकता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीटिंग अंडरग्राउंड वाटर इन इंडिया एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट द डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बट वो कोस्टल रीजन्स की बात कर रहा था कि वहां पे समुद्र का पानी कैसे आ रहा था, जिसमें मैंने बताया कि माइनिंग और ये सब एक्टिविटीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे बात हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, और किसकी बात की जा रही है? बात किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का, यानी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ओवरऑल इंडिया में। अब आपको मालूम है कि हमारे धरती पर ऑलरेडी 97% पानी ओशियंस में है, यानी धरती का 97% पानी जो है वो ओशियन है, सलाइन वाटर है। लेस देन 3% वाटर जो है वो पीने लायक है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, लेस देन 3%। अब उस लेस देन 3% में जो मेजर सोर्स ऑफ वाटर है जो हमारा आता है वो ग्राउंड वाटर है। वन ऑफ द मेजर सोर्सेस इज ग्राउंड वाटर। अब इस ग्राउंड वाटर में अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के साथ, इंडिया के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उनकी जमीन है तो उनको लगता है कि उस जमीन के नीचे का पानी भी उनका ही है, तो बस वो एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हालत ये हो गई है कि जो पहले पानी जो 50 फीट 60 फीट नीचे अवेलेबल हो जाता था इजीली, अब वो ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। लगभग आप देखोगे जैसे मैं अगर बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं, बैंगलोर या मुंबई, वहां पे तो अब ये नौबत आ गई कि 700 800 900 फीट तक गहराई में जाना पड़ता है फॉर ग्राउंड वाटर। और इसका मेन रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ग्राउंड वाटर डिप्लीट्स हो रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स? तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर बताऊं तो अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहला जिसका कल्प्रिट है वो है एग्रीकल्चर। आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर में 85% जो इरिगेशन हो रहा है, इरिगेशन होता है 85% या मोर देन 85 भी बोलूं तो गलत नहीं होगा, दैट इज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर। वो ग्राउंड वाटर से ही एक्सट्रैक्ट करके पानी को इरिगेशन के इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि इरिगेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी इल प्रैक्टिसेस होती हैं इरिगेशन में। जैसे वहां पर होता है कौन सा एक इल इरिगेशन है, वो है फ्लड इरिगेशन। ये इल प्रैक्टिस है, ठीक है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस नहीं है। फ्लड इरिगेशन में क्या है, पूरे खेत में पानी डाल दिया है, पानी लबालब भरा हुआ है खेत के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी का वेस्टेज। ठीक है, वो पानी अब इतना रिक्वायर्ड नहीं है जितना ज्यादा पानी वहां पर वेस्ट किया जा रहा है। तो ये फ्लड इरिगेशन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये एक भी रीजन है एक बहुत बड़ा ग्राउंड वाटर के खत्म होने का। इसके अलावा और क्या रीजन है, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको
इसका मतलब जो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। अब इतने बड़े आबादी वाला देश यानी कि लगभग 1,50,00,000,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि वाटर जो है ऑलरेडी कम है, वो ऑलरेडी कम है, वाटर स्ट्रेस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करूं तो 1700 क्यूबिक मीटर्स की अगर बात करूं मैं 1700 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है, पर पर्सन पर ईयर, पर पर्सन, ठीक है, पर ईयर। अगर इतना से कम पानी अवेलेबल है किसी भी आदमी को तो उसको बोलते हैं वाटर स्ट्रेस। और अगर इसका लेवल 1000 से कम हो जाए, 1000 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी। इंडिया का जो आंकड़ा है वो है 1545। ये कब का है? 2011 का। इससे साफ पता चल रहा है कि इंडिया इज ऑलरेडी अ वाटर स्ट्रेस कंट्री, ऑलरेडी अ वाटर स्ट्रेस कंट्री। और उसमें भी हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग डिप्लीट करते जा रहे हैं। तो इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन की ग्रोइंग डिमांड में सबसे ज्यादा डिमांड क्या है? पानी का डिमांड है, वाटर का डिमांड है। तो वाटर डिप्लीशन का काम कर रहा है। फिर उसी की वजह से फिर देखिए अर्बनाइजेशन, रैपिड एंड अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। अब ये क्या कर रहा है? रैपिड एंड अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। घरों में पानी चाहिए, है ना, पानी की कमी हो रही है, तो ये अर्बनाइजेशन भी इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर अगर मैं अर्बनाइजेशन के अलावा बात करूं कि सबसे बड़ा क्या रोल है, तो देखिए अर्बनाइजेशन के बाद आता है इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज भी कम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपका क्लॉथ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थर्मल प्लांट्स, ये सब पानी को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं और इनके लिए भी मेजर सोर्स ऑफ वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर। तो इंडस्ट्रीज भी क्या कर रही हैं? ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कर रही है, मैक्सिमम ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कर रही है। इसके अलावा मैं और बात करूं आपका, तो एक है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। एक तो पानी ऐसे ही कम है, उसमें भी क्या हो जा रहा है? कंटेमिनेशन हो जा रहा है, यानी वो पानी हो जा रहा है बर्बाद। ठीक है, अब वो पानी कैसे बर्बाद हो जा रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक हो जा रहा है, आर्सेनिक की वजह से पानी खराब हो जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रेट्स, खेतों में छिड़काव किए जाने वाले जो नाइट्रेट्स हैं उनकी वजह से। इट इज बिकॉज ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड की वजह से, ठीक है, एटसेट्रा। इन सब की वजह से क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होने लग जा रहा है और ग्राउंड वाटर का जो पीने वाला जो मीठा पानी हमारे पास है वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब जरा बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने ऐसे क्या क्या कदम उठाए हैं। तो पहली बात तो याद रखो कि सरकार अपने आप में कुछ कर नहीं सकती है जब तक उसके साथ लोगों का साथ ना हो, यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ना हो। तो हम लोग भी सरकार का ही हिस्सा है। अगर हम लोग को ग्राउंड वाटर को बचाना है तो सिर्फ सरकार नहीं, इसमें लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। बट लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट मेजर्स। तो अगर बात करूं तो है आपका क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो एक बनाया गया था नेशनल वाटर पॉलिसी। नेशनल वाटर पॉलिसी बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 2012 में बनाया गया था। फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, उसके लिए वाटर पॉलिसी लाया गया था। फिर जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान हमारी सरकार ने लॉन्च किया था। बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम था। जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का क्या खासियत था कि हमारी जो वर्षा है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए रेन वाटर को, उसके लिए जल शक्ति अभियान। और सबसे मेजर, ठीक है, वो क्या था आपका? अटल भूजल योजना। ठीक है, अटल भूजल योजना। अब ये क्या है अटल भूजल योजना? अटल भूजल योजना 2019 से लेकर के 2025 तक चलेगी। ठीक है, ये इसका आखिरी साल होने वाला है अटल भूजल योजना का, इसीलिए ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछा है। ठीक है, अब ये अटल भूजल योजना क्या करता है? ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमारी सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया है। वर्ल्ड बैंक, साथ ही साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेकर के, लोकल कम्युनिटीज को कॉन्फिडेंस में लेकर के वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के 7 वाटर स्ट्रेस स्टेट्स, 7 वाटर स्ट्रेस स्टेट्स
इंडिया में कौन कौन से 7 वाटर स्टेट्स हैं हमारे? वो है हरियाणा, वो है राजस्थान, वो है आपका गुजरात, वो है यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन राज्यों में अटल भूजल योजना कार्यक्रम काम करेगी और वहां पर ग्राउंड वाटर का सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी हमारी भारतीय सरकार द्वारा। फिर और क्या क्या हम लोगों ने इसमें देखा, और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के? एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये क्या करेगा? ये इसका थीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी माइक्रो इरिगेशंस। मैंने बताया था ना फ्लड इरिगेशन होता है वो सही प्रैक्टिस नहीं है, तो माइक्रो इरिगेशन जो है वो इसी का पार्ट है। माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। इससे क्या होगा? इससे ग्राउंड वाटर से होने वाले जो पोल्यूशन है, ग्राउंड वाटर जो कम हो रहा है वो बचेगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर और इस क्वेश्चन को देखेंगे और आप भी इस चीज को सीखिए कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है यूपीएससी के अंदर। तो देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है, राइट अ रिव्यू ऑन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट 2015 एंड मेंशन हाउ दीज हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड इन COP26. In this direction, how has the first nationally determined contributions intended by India have been updated in 2022? तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारा ये काफी रेलेवेंट क्वेश्चन है, हर तरह से इसकी जरूरत है। ठीक है, इन प्रेजेंट वर्ल्ड और यूपीएससी तो आपको मालूम ही है हमारे फ्यूचर से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड चीजों को लेकर के यूपीएससी काफी कंसर्न रहती है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। ये हमारा यहाँ का कीवर्ड है। तो पहला कीवर्ड है पेरिस एग्रीमेंट 2015 और उसके बाद जो हमारा कीवर्ड है वो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। फिर COP26 2021। इन 3 चीजों के बारे में यूपीएससी इस क्वेश्चन से आपसे उम्मीद रखता है कि आपको ये तीनों चीज पता होने चाहिए। तो ये क्या है जरा देखते हैं। जैसे आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी की पूरी दुनिया भर में। क्लाइमेट चेंज इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारा बात करके बता चुका हूं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे अर्थ का ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सभी का फ्यूचर, यानी सारी की सबका, यानी पूरे इस वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का जो फ्यूचर है, ठीक है, वो क्या है? खतरे में है। वो खतरे में है। ठीक है, वो खतरे में है। तो उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को कम करना होगा और उस टेम्परेचर को कम करने के लिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री सबको अपनी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, है ना। जैसे एक फैमिली के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि फैमिली के अंदर अगर सभी कमाएंगे, है ना, सभी को रोजगार रहेगा तो फैमिली के अंदर क्या होगा? इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और उस घर की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखिए तो हम सभी देशों ने मिल करके एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन तैयार किया है। भारत ने भी किया है, भारत ने भी बोला है कि भाई हम भी करेंगे। ठीक है, और ये सब चीजें कब हुई थी? सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट में। ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट की सबसे कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो हमको जानने बहुत जरूरी है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया? पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया, सिंपल सी बात वहां बताई गई कि हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का बढ़ रहा है। ठीक है, और इतना बढ़ रहा है कि कल को कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आएंगे इसकी वजह से, है ना, राइज इन सी लेवल और इरेगुलर फ्लड्स, इरेटिक रेनफॉल, ये सब चीजें होंगी इसके साथ साथ, और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, साइक्लोन्स आएंगे, इस तरह के वेदर रिलेटेड फिनोमेना जो कि कैटास्ट्रोफिक है वो सब बढ़ेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि इस सदी के खत्म होते होते तक, इस सेंचुरी के खत्म होते होते तक हम लोग को कोशिश करना है कि ग्लोबल जो हमारा टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। हालांकि कोशिश तो करना है कि 1.5 तक भी ना जाए,
लेकिन अगर ये ना हो पाए तो एटलीस्ट इतना करना है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। तो इंडिया ने भी अपने कमिटमेंट्स दिए हैं, इंडिया ने भी अपने कमिटमेंट्स दिए हैं कि हाँ हम लोग भी एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ठीक है, इस दुनिया के एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं हम, तो हमारा भी कुछ गोल है और इंडिया ने भी अपने कुछ गोल सेट किए हैं, जैसे रिडक्शन इन एमिशंस। ये इंडिया का पहला नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, रिडक्शन इन एमिशन, ठीक है, रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ऑफ इट्स जीडीपी। और कितना रिडक्शन करेंगे हम लोग रिडक्शन करेंगे 33 to 35% ऑफ जीडीपी। हमारा जो जीडीपी है उसका 33 से 35%। और कब का जीडीपी? आज का जीडीपी नहीं, 2005 में जो हमारा जीडीपी था, 2005 में जो हमारा जीडीपी था, उस वक्त जो हम 1 रुपया यानी जीडीपी में 1 रुपया बनाने के लिए जितना कार्बन रिलीज करते थे, उसके हिसाब से हम लोगों को 33 से लेकर के 35% तक का कार्बन रिडक्शन करना है। तो ये है हमारा पहला टारगेट जो हम लोगों ने खुद से सेट किया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर। दूसरा टारगेट, ये तो हमारा पहला टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट क्या है? नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का इस्तेमाल, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ठीक है। यानी ये क्या है? नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या है? यानी कि हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की इस्तेमाल नहीं करने हैं। यानी हम लोगों को इस तरह से अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है, इकोनॉमी को भी ग्रोथ करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम हो। उसके लिए इंडिया ने क्या टारगेट किया है कि 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो होगी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की या एनर्जी जनरेशन की, बात कहूं मैं एनर्जी जनरेशन की, 40% वो हम लोग कहां से लेंगे? ऐसे सोर्सेस से लेंगे जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी होगा, जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी एनर्जी जनरेशन की वहीं से आने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ थर्ड जो इंडिया ने कमिटमेंट किया है वो है कार्बन सिंक का। कार्बन सिंक बनाएंगे, ऐसा इंडिया ने कहा है कि हम कार्बन सिंक बनाएंगे। कार्बन सिंक क्या है? यानी हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन को क्या करेंगे? स्टोर करके अपने पास रखेंगे। कैसे कार्बन स्टोर होगा? पेड़ लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, फॉरेस्ट को हम लोग दोबारा से रीजनरेट करेंगे, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके जरिए हम लोग कितना कार्बन सिंक बनाएंगे? तो 2 से लेकर के 3 बिलियन टन का कार्बन स्टोर करेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने, इंडिया ने 2015 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था कि हम सब ये मिलकर के ये सारा काम करेंगे और एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री अपना दायित्व तो निभाएंगे। फिर क्या हुआ? इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, है ना। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब में, स्पेशली सोलर एनर्जी में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और उसमें बहुत सारे कंट्रीज जुड़े भी। और इसी के साथ इंडिया ने अब क्या किया है? जो नेक्स्ट हमारा जो कॉप हुआ, कॉप 26 2021, इसके अंदर इंडिया ने बोला कि अब हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे, अब हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे। ये जो कॉप 26 था ये ग्लासगो में हुआ था, और ग्लासगो में इंडिया ने बोला कि अब हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे। और हमारे मोदी जी ने एक नया फॉर्मूला दिया, पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, कि हम लोग 5 चीजों को लेकर के फॉलो करेंगे, जिसमें पहला टारगेट क्या था? 500 गीगावाट, ठीक है, 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन फॉसिल फ्यूल ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ? यानी हमारी अभी जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है उसका 500 गीगावाट हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से सोर्सेस से अपनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर सेकंड कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है? सेकंड कंट्रीब्यूशन ये है हमारा कि अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले 40% जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने वाला था, है ना, दैट वाज कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस, अब हम लोग उसको बढ़ाकर 50% कर देंगे। 50% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो इंडिया का इंस्टॉल कैपेसिटी होगा, ठीक है, ऑफ एनर्जी जनरेशन, ठीक है, वो कहां से आएगा? नॉन फॉसिल फ्यूल
सोर्सेज से आएगा। तो ये इंडिया का थर्ड कमिटमेंट है। फिर उसके बाद है हमारा फोर्थ, रिडक्शन करेंगे हम लोग। किसका रिडक्शन करने वाले हैं? CO2 का रिडक्शन करेंगे। कितना करेंगे? 1 बिलियन टन, यानी 1 बिलियन टन CO2 का रिडक्शन करने वाले हैं बाय 2030। 2030 तक हम लोग 1 बिलियन टन CO2 का रिडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें हम लोगों ने एक और एम्बिशियस तौर पे हम लोगों ने अपने प्लान को इंप्लीमेंट किया है। हम लोगों ने पहले कहा था कि हम लोग अपना जो GDP का एमिशन है उसका 33 से 35% जो है हम लोग रिड्यूस करेंगे 2005 के लेवल का। अब उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अब हम लोगों ने बोला है कि 40% जो हमारा इमिशन है उसको कम करेंगे, ठीक है। इमिशन रिडक्शन, ठीक है, इमिशन रिडक्शन जो है उसको 40% कर देंगे ऑफ 2005, यानी 2005 में जो भी हमारा GDP का इमिशन रहा होगा, अगर सपोज करो 2005 में हम लोग 100, ठीक है, 100 गीगावाट का एनर्जी अगर हम लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो अब उसके अंदर हम लोग क्या होगा, हमारा जो GDP का जो 40% जो होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। यानी 40% जो चीजें होंगी हमारी नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। और पांचवा जो हमारा एम्बिशियस टारगेट है विच इज वेरी फेमस, इंडिया ने बोला है कि अब हम लोग नेट जीरो कार्बन, ठीक है, नेट जीरो कार्बन रिलीज जो है यानी नेट जीरो टारगेट, ये इंडिया ने सोचा है कि हम लोग इसको अचीव करेंगे बाय 2070, यानी 2070 तक इंडिया ने खुद से वादा किया है और दुनिया से भी वादा किया है कि हम लोग 2070 आते आते तक कार्बन से एकदम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। ये है इंडिया का COP26 में कैसे कैसे इंडिया ने नए नए गोल्स सेट किए हैं खुद के लिए। इस चीज को आप लोग इजीली यहाँ पे क्वेश्चन में एड्रेस कर सकते थे और बता सकते थे। अब देखिए हमारा एक और क्वेश्चन जो बीच में छूट गया था उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या था, देखिए वो क्वेश्चन था हमारा मिनरल्स के बारे में, ठीक है। वो कह रहा है कि मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग। हाउ इज माइनिंग कंसिडर्ड टू बी एन एनवायरमेंटल हजार्ड? एक्सप्लेन द रेमेडियल मेजर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल हजार्ड टू द माइनिंग। अब देखिए यूपीएससी यहां पर कितने क्लेवरली क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कर लेता है। देखिए क्या कह रहा है कि माइनिंग तो बहुत जरूरी है, माइनिंग बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। हाँ भाई एसेंशियल तो है ही, माइनिंग नहीं होगा तो कोई भी देश की जो इकोनॉमी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? माइनिंग से ही आपको मिलता है मिनरल्स, ठीक है, माइनिंग से ही आपको मिलता है मिनरल्स। और अगर मिनरल्स ही नहीं रहेगा तो आप कैसे सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनोगे? आप मुझे बताओ, नहीं बन पाओगे ना। किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी तक डिसाइड होता है उसके मिलने वाले मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर। तो अगर मिनरल्स तो बहुत जरूरी है भाई। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है ना, एनर्जी के लिए जरूरी है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। सो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनरल्स इंपॉर्टेंट है तो इंडिया में माइनिंग तो होता रहेगा। तो क्या होगा? माइनिंग होगा तो इन्वायरमेंटल हजार्ड भी होंगे। जी बिल्कुल होंगे, होंगे ही होंगे। तो होंगे तो इन्वायरमेंटल हजार्ड को कैसे रोका जाए, ये हमारे लिए चैलेंज है। तो देखिए इसको कैसे रोक सकते हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल हजार्ड को, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को? सबसे पहले इन्वायरमेंटल हजार्ड कैसे है माइनिंग, उसको पहले जान लेते हैं। अगर ज्यादा माइनिंग होगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात, माइनिंग ज्यादा होने से सबसे पहला जो हम लोग को इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम होगा वो होगा ग्राउंड वाटर में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ग्राउंड वाटर जो है वो कंटैमिनेट हो जाता है, ठीक है, कंटैमिनेशन होगा माइनिंग की वजह से, ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल लीड टू वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। और क्या होगा? माइनिंग की वजह से नेचुरल हैजार्ड क्या क्या हो सकते हैं? एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? माइनिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग? ब्लास्ट करते हैं, और ब्लास्ट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारा फ्लाई ऐश और इस तरह की चीजें
फिनोमिनाज होती हैं, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, इस तरह की बहुत सारी चीजें, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन में एक सबसे बड़ा रोल है पार्टिकुलेट मैटर्स का, PM10, और उससे भी खतरनाक PM2.5। ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं जो हवा में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। तो इन्वायरमेंटल हजार्ड ये हो सकता है। और क्या क्या इन्वायरमेंटल हजार्ड हो सकते हैं हमारे इसकी वजह से, माइनिंग जहां पर भी होगा वहां पे डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों को काटा जाएगा। अब आप पेड़ों को काटने से समझिए यहाँ पे जंगल नहीं रहेंगे, वहां पर क्या होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और इकोसिस्टम खत्म होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बायोडायवर्सिटी लॉस होगा। यानी वहां पर जो स्पीशीज जो मिल रही थी वो स्पीशीज खतरे में आ जाएंगी, वहां पर स्पीशीज खतरे में, प्लांट की स्पीशीज खतरे में, एनिमल्स की स्पीशीज खतरे में आ जाएंगी। और इसकी वजह से होंगे सोशल प्रॉब्लम्स भी होंगी। सोशल प्रॉब्लम्स यानी वहां पे जो रहने वाले जो लोकल लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, कम्युनिटी है, विलेजेस हैं, वो खतरे में आ जाएंगे। तो ये सब जो है इसके माइनिंग के हैं। व्हाई माइनिंग इज कंसीडर्ड एज ए नेचुरल हैजार्ड, ये उसका आंसर है। तो अब इसका रेमेडी क्या होगा, अब हम लोग रेमेडी पे बात करेंगे कि रेमेडी क्या होगा इसका, तब क्या क्या रेमेडी होगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन सारे रेमेडीज को देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रेमेडी EIA। ये क्या होता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, बहुत जरूरी है। कैसे फॉलो होगा, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना होगा, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटरिंग की जाए और EIA का सही तरीके से पालन किया जाए तो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट मेजर्स को टैकल कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, EIA के अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, एफॉरेस्टेशन, जंगलों को वहां पे दोबारा से लगाएं, ठीक है। जंगलों को वहां पे दोबारा से लगाएंगे तो क्या होगा, प्लांटेशन करेंगे। ये किस में आता है, ये आता है CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत कंपनीज का खुद का भी ये दायित्व है कि वो इस तरह की, जब उन्होंने नुकसान पहुंचाया है इन्वायरमेंट को और उससे कुछ प्रॉफिट कमाया है, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन दें हमारे इन्वायरमेंट को। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग ये कर सकते हैं कि वाटर और एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। वाटर और एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए मेजर्स ले सकते हैं, वाटर एंड एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए मेजर्स ले सकते हैं हम लोग। बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, जो एग्जॉस्ट पाइप है वहीं पे फिल्टर लगा दें, जिसकी वजह से फ्लाई ऐश ऊपर एयर में ना जाए, ना फैले। इस तरह से हम लोग उसको दोबारा से फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन कर ले, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करें। फिर और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, माइनिंग जो एक्टिविटी है इसके अंदर जब भी होता है तो आप देखना सोशल प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। यानी ब्रिंगिंग द और टेकिंग द लोकल कम्युनिटी इनटू द कॉन्फिडेंस, ठीक है। इससे क्या होगा, वहां के लोग भी उसका हिस्सा बनेंगे, और वो जब हिस्सा बनेंगे तो देखना कहीं भी जब ट्राइबल लोग या आसपास के गांव के लोग जो हैं वो हम लोगों से ज्यादा प्रकृति के प्रति ज्यादा सचेत सेंसिटिव होते हैं, वो लोग इसका रक्षक का काम करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग को एज ए इंडिया क्या करना चाहिए, कंक्लूजन में बताऊं तो हम लोग को ये करना है कि हाँ, इंडिया का बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए इंडिया का। यानी बैलेंस्ड अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए इस तरीके से कि इंडिया को अपना डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि हमारे यहां पर क्या क्या है, अभी हमने पूरी तरीके से डेवलपमेंट हासिल किया नहीं है। तो हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी है, उसको दूर करने के लिए डेवलपमेंट जरूरी है। तो इंडिया वो काम करेगा, यानी मिनरल्स को तो हम लोग एक्सट्रैक्शन करना है। दूसरा, इंडिया का अप्रोच इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो बाय ब्रिंगिंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट
और डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा क्वेश्चंस का ओवरव्यू। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा जो 2026-2027 में मेंस लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका एक अप्रोच होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करें, कैसे क्वेश्चंस के कीवर्ड को समझें, आंसर राइटिंग कैसे करें, उसका फ्रेमवर्क कैसे करें, ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और मेंस की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बिकॉज मेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज द मस्ट। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा मैं आपसे। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।